नाउ स्टार्ट डिस्क्रीट मैथ. दिस इज अ न्यू सब्जेक्ट. गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका भी काफ़ी वेटेज है. और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने बताया है कि डिस्क्रीट मैथ किसके अंतर्गत है. तो डिस्क्रीट मैथ एक मैथमेटिक्स टॉपिक है जिसके अंदर दिया गया है. इसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर टोटल 4 टॉपिक दिए गए हैं. डिस्क्रीट मैथ, पहला आपका डिस्क्रीट मैथ दिया गया है, एंड दूसरा दिया गया है लीनियर अलजेब्रा, तीसरा प्रोबेबिलिटी, और फोर्थ है कैलकुलस. तो मैं डिस्क्रीट मैथ वाला पार्ट आपको फ्री वाला भी डिस्कस करूंगा क्योंकि कंप्यूटर साइंस के लिए डिस्क्रीट मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है. और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इसका अगर वेटेज देखें तो 9 to 10 मार्क्स डिस्क्रीट मैथ आपका आ जाता है, 9 to 10 मार्क्स का. और जो आपकी बची हुई मैथ है लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, ये 6 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक वेरी करता है. ठीक है. तो मैथ जो जनरली आती है वो कभी 15 मार्क्स की आती है, तो कभी 18 मार्क्स की आती है, कभी 20 मार्क्स की भी आती है. तो मैथ वेरी करती रहती है. इन दोनों को जोड़ के पूरा मैथ वाला वेटेज बनाया जाता है. ठीक है. उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी है आप लोगों के लिए. लीनियर अलजेब्रा से 2 नंबर का या 1 नंबर का आएगा. कैलकुलस से भी 1 नंबर या 2 नंबर का आता है. प्रोबेबिलिटी आपके लिए मिनिमम 2 से लेकर 6 नंबर तक आती है, 6 मार्क्स तक. और प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट है वो कई बार आपके एल्गोरिथम या प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर साइंस में कहीं भी लगाई जा सकती है, किसी भी पार्ट में प्रोबेबिलिटी लग जाती है. तो इसका जो प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा है, कैलकुलस में क्या पढ़ना है ये हम प्योरली मैथ में डिस्कस करेंगे. इसका पूरा पार्ट अपन मैथ नाम के अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैथ वाले पार्ट में आएगा. ठीक है. सबसे पहले मैं डिस्क्रीट मैथ डिस्कस करना चाहूंगा. कंप्यूटर साइंस की बोली जाए तो ये रीढ़ की हड्डी है डिस्क्रीट मैथ. अगर ये प्रॉपर समझ में आ जाए आपको तो बहुत सारे जो डाउट्स रहते हैं या बहुत सारे जो डेफिनेशन वगैरह रहती है जिनके ऊपर बेस्ड कोडिंग वगैरह रहती है वो सब क्लियर हो जाएगी. तो सबसे पहले डिस्क्रीट मैथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीपोजिशनल एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक. ये प्रीपोजिशनल एंड फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक एआई में भी इस्तेमाल होता है. आपके आर्टिफिशियल एआई, मशीन लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, कई जगह इसका इस्तेमाल होता है. यही रीजन है कि कई बार बच्चों को पता नहीं रहता है. वो लोग बोलते हैं सर हम डिस्क्रीट मैथ नहीं पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम मशीन लर्निंग करना चाहते हैं, हम एआई पढ़ना चाह रहे हैं. तो अगर एआई आपको पढ़ना है तो आपको लॉजिक एंड प्रेडिकेट तो आना ही चाहिए ना साहब. बेसिक है लॉजिक एंड प्रेडिकेट. अगर आपको लॉजिक एंड प्रेडिकेट नहीं आया तो क्या मतलब है, आप कुछ भी करते रहिए. तो ध्यान रखिएगा प्रीपोजिशनल लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट है. यही वजह है कि इसका गेट में लगभग एवरी ईयर मतलब आपको जब से लगभग मैं 2010 से इसका ट्रेंड देख रहा हूं तो मुझे 2010 से जो ट्रेंड मिला है वो 2 to 4 मार्क्स तक का ट्रेंड मिला है. मतलब मिनिमम 2 नंबर का आता है और मैक्सिमम 4, और कई बार तो लगातार 4 से 5 साल लगातार 4-4 नंबर का आया हुआ है. तो इसका जो मैं वेटेज देता हूं वो मैं 4 मार्क्स का देता हूं कि 4 नंबर का तो आना ही आना है. क्या आना है आपका 4 मार्क्स का? प्रीपोजिशनल लॉजिक. ठीक है. इसके बाद एक पार्ट है आपका सेट रिलेशन फंक्शन, पार्शियल ऑर्डर एंड लैटिश. तो इससे भी कई बार 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन गेट में बनते हैं. ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. इससे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे. पार्शियल ऑर्डर, लैटिस, सेट रिलेशन. सेट थ्योरी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है कंप्यूटर साइंस में. कई जगह पे सेट वर्ड आता है. फंक्शन इस्तेमाल करते हैं हम कई जगह. रिलेशन तो हम इस्तेमाल करते ही हैं. तो ये जितने भी पार्ट हैं ये आपका डिस्क्रीट मैथ का, ये कंप्यूटर साइंस की हर जगह कहीं ना कहीं यूज होते हैं. तो इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, मतलब नॉलेज भी लेना है. क्वेश्चन तो गेट के बनने ही चाहिए लेकिन साथ में नॉलेज भी लेना जरूरी है. क्योंकि अगर आपको डिस्क्रीट मैथ का नॉलेज प्रॉपर नहीं हुआ तो कंप्यूटर साइंस आप नहीं समझ पाएंगे सही से. जब आप एमटेक करने जाएंगे तो वहाँ एक अप्लाइड मैथमेटिक्स चलती है एमटेक में. वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाता है. सबसे ज़्यादा बच्चे अप्लाइड मैथमेटिक्स में ही ढंग जाते हैं, बैक ले लेते हैं. उसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि मैथ उनकी कमज़ोर रहती है. कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे को जनरली मैथ कमज़ोर कर देते हैं अपनी, वो पता नहीं क्या रीज़न है. लेकिन ये जो पार्ट आपका लिखा हुआ है, इतना पार्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है. गेट में सिलेबस ऐसे नहीं डाला गया है. गेट में सीएस का सिलेबस इसलिए ये मैथ वाला पार्ट डाला गया क्योंकि यूज होता है कहीं ना कहीं. ठीक है. जैसे मैं ग्रुप थ्योरी की बात करूं तो नेटवर्क सिक्योरिटी में प्योरली ग्रुप थ्योरी का यूज होता है. बहुत सारे पार्ट हैं जो ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड होते हैं. ठीक है. तो ग्रुप थ्योरी का भी वेटेज 1 to 2 मार्क्स है. कई बार गेट में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं 1 to 2 मार्क्स पे, और काफी हर अल्टरनेट ईयर में ग्रुप थ्योरी पे क्वेश्चन आ ही जाता है. तो मतलब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी ग्राफ थ्योरी है. ग्राफ के नाम से ये भी 4 मार्क्स तक का, मतलब 2 से 4 नंबर, 2 to 4 मार्क्स तक का इसका भी वेटेज है. तो मैं इसमें भी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन 4 नंबर के बनते हैं. ठीक है. कॉम्बिटोरिक्स रियरली बनता है क्योंकि कॉम्बिटोरिक्स को आजकल कुछ क्वेश्चन आपका जब से एफटी जुड़ गया है तो कई बार कॉम्बिटोरिक्स के क्वेश्चन कुछ उधर दे देते हैं. ये जो रेफरेंस रिलेशन वाला पार्ट है, ये रेफरेंस रिलेशन पे एल्गोरिथम पे कई बार वो दे देते हैं. जैसे कुछ एल्गोरिथम होती है जिनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी होती है तो रेफरेंस रिलेशन आपका एल्गोरिथम में थोड़ा सा चला जाता है. तो रिकरेंस रिलेशन पे पिछले 7-8 सालों में क्वेश्चन बहुत एक बार बना होगा. तो
तो ये बहुत लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्बिटोरिक्स में तो जो काउंटिंग वाला पार्ट है ये प्रोबेबिलिटी में ले लिया जाता है, तो कई बार प्रोबेबिलिटी के साथ कॉम्बिटोरिक्स जुड़ जाती है, ठीक है, अलग पार्ट है प्रोबेबिलिटी से, लेकिन कई बार उसको इसमें ले लिया जाता है। तो ये मैं अगर उस तरह से बोला जाए तो ये 1 नंबर के लिए कई बार इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 नंबर का, और वो भी लेस है कि जब कभी मतलब 4 साल या 5 साल में क्वेश्चन अल्टरनेट में बनता है, तो ये उतना टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले ये 4 टॉपिक मैं अच्छे तरीके से लूंगा, फिर कॉम्बिटोरिक्स पे बात करेंगे और बाकी चीजों पे इधर भी बात करेंगे, ठीक। मेरा कंप्यूटर साइंस का जो पार्ट है डिस्क्रीट मैथ, कोर डिस्क्रीट मैथ, वो मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि इसमें हर जगह कहीं ना कहीं सब्जेक्ट में यूज होता है, तो मुझे बताना पड़ता है, तो इसलिए ये पार्ट मैं ही ले रहा हूं। बाकी पार्ट के बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें सब्जेक्ट स्टार्ट करना है वो डिस्क्रीट मैथ स्टार्ट करेंगे। डिस्क्रीट मैथ में सबसे पहला जो हम टॉपिक लेंगे वो ग्राफ थ्योरी लेंगे। फर्स्ट टॉपिक हम ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी क्यों लेंगे? ग्राफ थ्योरी गेट में 4 मार्क्स की है, ठीक है। और दूसरी बात, ग्राफ थ्योरी का इस्तेमाल एल्गोरिथम में भी है और कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी है, कई जगह पे ये ग्राफ थ्योरी की चीजें आ जाती हैं, तो ग्राफ थ्योरी लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ग्राफ थ्योरी के साथ साथ ये जो डिस्क्रीट मैथ है वो आपकी 4 पार्ट में आएगी बेसिकली। पहला पार्ट आपका ग्राफ थ्योरी है, फिर आपका आएगा सेट थ्योरी रिलेशन, फिर ग्रुप थ्योरी आएगा और लास्ट में प्रीपोजिशनल लॉजिक आएगा। तो ये जब पूरे टॉपिक हो जाएंगे आपके, तो आप ये मान के चलिए कि 8 to 9 मार्क्स का आपका डिस्क्रीट मैथ फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ये सारा अच्छा जो ओरिजिनल टॉपिक जिससे गेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, पहले ये कवर करेंगे, बाद में हम वो टॉपिक कवर करेंगे जिनपे गेट पे या अल्टरनेट ईयर या 2-3 सालों में या 4 सालों में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कॉम्बिटोरिक्स। और ये प्रोबेबिलिटी तो अपन लेंगे ही, अलग से लेंगे, स्पेशली लेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। प्रोबेबिलिटी कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मेरे साथ साथ आप करते जाइएगा। इसमें पार्ट बटे हैं, सबसे पहले ग्राफ थ्योरी को फिनिश करेंगे, ठीक है। इनमें आपस में ज्यादा कनेक्शन नहीं होता, ये सब टॉपिक अपने आप में अलग अलग है, इसलिए इनमें पार्ट है, ठीक। तो ग्राफ भी काफी बड़ा है आपको। ग्राफ में बेसिकली 3 मतलब उसमें दिए गए हैं सिलेबस में गेट के, कनेक्टिविटी, मैचिंग और कलरिंग, ठीक है। इस कलरिंग पे IIT बॉम्बे ने क्वेश्चन बनाया था एक बार। उन्होंने क्या किया था, CSO और OS CSO कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन और ग्राफ कलरिंग को मिला दिया था, मतलब एक ही क्वेश्चन पे 3 सब्जेक्ट मिला दिए थे। तो इस तरह से कई बार वो क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट बोलते हैं सर वो, अब उस क्वेश्चन को आप क्या बोलोगे? अगर किसी को ग्राफ कलरिंग नहीं आती होगी तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, भले OS CSO आता है, ठीक है। तो इस तरह से कई बार मिक्सअप करके, सब्जेक्ट मिक्सअप करके कॉन्सेप्ट बनाए जाते हैं, तो आपको क्लियर होना जरूरी है। और मैंने वेटेज लिख दिया है, इसीलिए इस वाले पूरे पार्ट का मतलब जितना डिस्क्रीट मैथ के ये 4 पार्ट हैं, इसी से सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन बनते हैं और यहां से 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हमें लेना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ थ्योरी के बारे में बात करें। ग्राफ थ्योरी आपकी थोड़ी सी काफी डिटेल में जाऊंगा मैं। ग्राफ थ्योरी ऐसी ग्राफ हम पढ़ेंगे कि अब उसके अलावा कहीं और उसका मतलब कहां से हट के क्वेश्चन है, मतलब लगभग पार्ट कवर कर लेंगे ग्राफ थ्योरी में, ठीक है। ग्राफ थ्योरी नाम से ही क्लियर हो रही थ्योरी, तो पूरा लगभग इसमें थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। मतलब आपको थ्योरी ज्यादा मतलब डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी ग्राफ थ्योरी में। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब इसमें ज्यादा दिमाग लगाना होता है, नहीं। ग्राफ थ्योरी में अगर डेफिनेशन याद रहेगी तभी आप क्वेश्चन कन्वर्ट कर पाएंगे, क्लियर है। तो मैं इसमें लगभग डेफिनेशन क्लियर करूंगा आपकी, और डेफिनेशन के साथ साथ आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल याद रह जाएं, तब वो डेफिनेशन बहुत आसानी से क्लियर होंगी, ठीक। इसमें करीब का मतलब बोला जाए तो अगर आपकी 15 से 16 घंटे इसका कंटेंट होता है, तो जब आप लास्ट में देखेंगे तो आधी कॉपी आपको भरी हुई मिलेगी, तो आप बाद में बोलोगे सर ये हम कैसे याद रखेंगे? तो उसका मैं तरीका पहले से ही बनाता जाऊंगा। हम ऐसे ग्राफ थ्योरी को लेंगे कि बिल्कुल स्मूथली जाए और आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। मतलब आपको अगर उसके वर्डिंग्स भूल जाए तो आप उसको समझ के तो जरूर रखो, मतलब आपने वैसे कभी ग्राफ बनाया हुआ है। और ग्राफ में जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं उस टॉपिक में मैं वैसे ही बोल दूंगा कि दिस इज अ मच इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप उस पर थोड़े से पहले से अलर्ट हो जाइएगा, क्लियर है। ग्राफ पे सारे टॉपिक पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन 2 से 3 टॉपिक है जिसमें फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। नाउ स्टार्ट करेंगे हम लोग ग्राफ थ्योरी से, ओके। और ग्राफ थ्योरी में सबसे पहले ग्राफ की डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। ग्राफ की डेफिनेशन क्या है? तो ग्राफ में देखेंगे, अ ग्राफ G इज डिफाइंड एज G इक्वल्स टू V, E, वेयर V इज अ सेट ऑफ ऑल वर्टाइसेस, ठीक है, इन G, एंड E इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल एजेस इन G। तो ग्राफ में होता क्या है, वर्टेक्स होता है और एज होती है, ठीक है। और यहां पे अगर मैं मॉड V की बात करूं, मॉड V को क्या बोलेंगे, तो मॉड V इज अ नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन G, और ऑर्डर ऑफ G भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर ऑफ G। इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिएगा, ऑर्डर ऑफ G,
कई बार क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी वर्ड यूज किया जाता है नंबर ऑफ वर्टाइसेस यूज ना करके। ठीक, तो इस वाले अपने वाले क्वेश्चन में ऑर्डर ऑफ जी कितना है, मतलब मॉड भी कितना है, वो है 4। कितने वर्टाइसेस हैं, 4। नाउ मॉड ई के बारे में बात करेंगे तो मॉड ई इक्वल टू है नंबर ऑफ एजेस इन जी और साइज ऑफ जी। इसी को साइज ऑफ जी भी बोलते हैं। अगर कभी किसी ग्राफ की साइज कोई पूछे तो टोटल नंबर ऑफ एज बता दीजिए, तो साइज ऑफ एज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ तो यहां पे मॉड ई की वैल्यू कितनी है, मॉड ई इक्वल टू 1 2 3 4 5 एजेस है। ठीक है, तो 5 एजेस आप बता सकते हैं। नाउ ये थी ग्राफ की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट इसमें कई टाइप्स ऑफ ग्राफ होता है, कितने टाइप से ग्राफ होते हैं, तो ग्राफ के कई सारे टाइप होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक जो जिसकी डेफिनेशन आपको पता होना बहुत जरूरी है, जिसको आप फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने एक टॉपिक लिया है ग्राफ टर्मिनोलॉजी। इनकी हम डेफिनेशन बाद में भी बात करेंगे, कुछ डेफिनेशन बाद में भी आपकी आएंगी, लेकिन मैं एक सिंगल शॉट में सिंपल ग्राफ, मल्टी ग्राफ, सूडो ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ समझाना चाहता हूं। मतलब एक सिंगल शॉट पे आपको 5 ग्राफ की डेफिनेशन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मिल जाए, क्योंकि इनमें आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए कि कौन सा ग्राफ सिंपल है और कब ग्राफ मल्टी ग्राफ बन जाता है, कब ग्राफ सूडो ग्राफ बन जाता है, या कब ग्राफ आपका डायरेक्टेड ग्राफ बन जाता है। तो इसमें जितना ज्यादा क्लियर होगी, इसीलिए मैं इसको अलग अलग डेफिनेशन ना बताकर मैंने एक पूरा का पूरा चार्ट बनाया है, ग्राफ टर्मिनोलॉजी नाम दिया है। ठीक, यहां पे एज का मतलब समझते ही होंगे, जो एज आप जोड़ते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ग्राफ में एज 2 टाइप से होती हैं। एक एज होती है अनडायरेक्टेड, दिस इज कॉल्ड अनडायरेक्टेड, बिना डायरेक्शन वाली एज, और एक डायरेक्शन वाली एज। मतलब डायरेक्टेड एज होती है या अनडायरेक्टेड एज होती है। अनडायरेक्टेड एज का मतलब होता है कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और डायरेक्टेड एज का मतलब होता है कि आपकी इसमें एक डायरेक्शन दी होती है, या तो डी से ए होगा या तो ए से डी होगा। क्लियर है? तो एज के जो टाइप है यहाँ पे किस टाइप के लिखे जाएंगे, डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड वर्ड यूज किया जाएगा। मल्टीपल एजेस अलाउडेड, तो मल्टीपल एजेस किसके बीच में, अब सबसे पहले ये समझ लीजिए कि मल्टीपल एजेस का मतलब क्या होता है। तो मल्टीपल एजेस होता क्या है, जैसे आपने ग्राफ सी और डी लिया है, ठीक, तो सेम पेयर ऑफ वर्टाइसेस से अगर एक से ज्यादा निकल के आए, दिस इज कॉल्ड अ मल्टीपल एजेस, दिस इज कॉल्ड अ मल्टीपल एजेस। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल एजेस। ये आपका क्या हो गया, आपका मल्टीपल एजेस हो गई, किसके बीच में, सी और बी के बीच में। क्लियर है? तो मल्टीपल एजेस के बारे में ये क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, मल्टीपल एजेस, मल्टीपल एज आपकी ये हो गई। क्लियर है? तो मल्टीपल एज का मतलब ये हुआ कि 2 पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में एक से ज्यादा एज को, अगर एक से ज्यादा एज है तो मल्टीपल एज बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट है लूप अलाउडेड और नॉट। तो लूप का मतलब ये होता है कि जिस वर्टेक्स से शुरू करें उसी वर्टेक्स पे एंड करें, जैसे ये यहीं से आ गया, दिस इज कॉल्ड अ लूप, इसको बोलते हैं लूप। तो लूप अलाउडेड और नॉट। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि मल्टीपल एज किसको बोलते हैं और लूप किसको बोलते हैं, ये क्लियर होना चाहिए, जिससे ये डेफिनेशन क्लियर हो आपकी। नाउ सबसे पहले मैं सिंपल ग्राफ की बात करता हूं। तो सिंपल ग्राफ में एज जो होती है वो अनडायरेक्टेड होती है, अनडायरेक्टेड एज लेते हैं इसमें। ठीक है, एज क्या होती है, अनडायरेक्टेड। मल्टीपल एजेस अलाउडेड, नो। सिंपल ग्राफ में मल्टीपल एजेस अलाउ नहीं होती हैं। लूप अलाउडेड, नो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो ग्राफ बना हुआ है आपके सामने, क्या ये सिंपल ग्राफ है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल एजेस भी हैं और लूप भी हैं। तो इसका अगर एग्जांपल देखें तो इस सिंपल ग्राफ का एग्जांपल ये है। ठीक, मैं एग्जांपल भी देता जा रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो। ये है, अब इसमें अगर एक भी एज जोड़ दिए तो ये सिंपल ग्राफ नहीं रह जाएगा। इसमें इस सिंपल ग्राफ में ये मैक्सिमम एजेस कंटेन कर रहा है। तो सबसे ज्यादा जो हम पढ़ेंगे वो सिंपल ग्राफ के बारे में ही पढ़ेंगे। हर डेफिनेशन में सिंपल ग्राफ आएगा, मतलब सबसे ज्यादा हम इसी को डिराइव करेंगे, सिंपल ग्राफ को। सबसे ज्यादा इसी पे काम होगा आपका, सिंपल ग्राफ पे। जो जितनी भी आगे हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो सब सिंपल ग्राफ, हर मतलब ग्राफ के पहले सिंपल ग्राफ वर्ड जरूर लिखा रहेगा। ठीक है, तो सिंपल ग्राफ का मतलब क्या हुआ, एज उसमें अनडायरेक्टेड होगी, मल्टीपल एज अलाउड, नो। लूप अलाउड, नो। लूप और मल्टीपल एजेस अलाउ नहीं होती हैं, उसी को क्या बोलते हो आप, सिंपल ग्राफ बोलते हो। एग्जांपल के तौर पे ये बना हुआ है, यहाँ पे आप ए बी सी डी लिख सकते हैं, ए बी सी डी।
ठीक है। नाउ मल्टीग्राफ के बारे में बात करेंगे। मल्टीग्राफ ये भी अनडायरेक्टेड होता है। इसमें भी एज क्या है आपकी, अनडायरेक्टेड है। क्या मल्टीपल एज अलाउ है? हाँ, मल्टीपल एज इसमें अलाउ होती हैं। क्या लूप अलाउ है? नहीं, नो। ध्यान रखिएगा बच्चों, कई बार डाउट होता है मल्टीग्राफ में, वो कई बार ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, लूप। आप ऐसा मत करिएगा। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये ऑथेंटिक बुक से ली गई है। हाँ, मैंने बुक नहीं बताया कि इस बुक से पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बुक बता देता हूं। डिस्क्रीट मैथ पढ़ने के लिए एक ही बुक है सबसे अच्छी, वो है केनीथ एच रोजन। क्या है? केनीथ एच रोजन नाम की बुक आती है, सबसे बढ़िया है। सबसे ज्यादा कंटेंट मेरा उसी से मिलेगा, मैं मैक्सिमम उसी से पढ़ाता भी हूं और पढ़ता भी हूं। ठीक है। इसके अलावा एक ग्राफ थ्योरी के लिए पर्टिकुलर एक बुक है, नरसिंह देव की आती है, नरसिंह देव की ग्राफ थ्योरी पे, तो ये भी एक रेफरेंस है। और भी बुक है, लेकिन रोजन इज अ सफिशिएंट बुक, सब कुछ उसमें मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये जो डेफिनेशन आपको बताई जा रही है, ये बहुत अच्छे बुक से बताई जा रही है, इसे कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार लोग बोलते हैं कि सर मल्टीग्राफ में लूप अलाउड होता है। नहीं, मल्टीग्राफ में लूप अलाउ नहीं होता है। मल्टीग्राफ में पैरेलल एजेस अलाउ होती हैं। क्या अलाउ होती हैं? पैरेलल एजेस। तो जैसे ये ग्राफ मैं लेता हूं, ये A B C D, दिस इज अ मल्टीग्राफ, क्योंकि इसके अंदर क्या है, पैरेलल एजेस हैं। कितनी पैरेलल एजेस हैं? 1 2 3, मतलब आपने पैरेलल एजेस जोड़ दी हैं। क्लियर है? तो ये एग्जांपल किसका हो गया आपका, मल्टीग्राफ का। नाउ थर्ड है सूडोग्राफ। थर्ड है आपका सूडोग्राफ। ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक के बाद जब थोड़े से ग्राफ की और डेफिनेशन हो जाएंगी तो मैं आपको ग्राफ पहचानने के लिए क्वेश्चन दूंगा। मतलब इसमें ग्राफ बने रहेंगे और आपको बताना है कि कौन सा सूडोग्राफ है, कौन सा मल्टीग्राफ है, तभी ये डेफिनेशन हमारी सारी ऑर्गेनाइज हो पाएंगी। हमें इन सभी डेफिनेशन को ऑर्गेनाइज करना है, ऐसे ऑर्गेनाइज करना है कि आपको एक सिंगल शॉट में सभी बिल्कुल दिख जाए। ठीक। नाउ सूडोग्राफ के बारे में बात करेंगे, तो सूडोग्राफ में भी जो एजेस हैं वो अनडायरेक्टेड हैं। ठीक है, अनडायरेक्टेड है। एंड मल्टीपल एजेस अलाउडेड, यस, मल्टीपल एजेस अलाउड होंगी। लूप अलाउडेड, यस। तो मल्टीग्राफ में अगर लूप, जैसे ये आपका है, मल्टीपल एजेस अलाउड करके रखा है आपने, ये अलाउ हो गई मल्टीपल एजेस, ये अलाउ हो गई। अब इस पे आप लूप भी डाल दो, एक से ज्यादा लूप भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। तो एक लूप, अगर एटलीस्ट एक लूप भी आ गया तो सूडोग्राफ कहलाता है। नाउ दिस इज अ सूडोग्राफ। ठीक है, ये आपका सूडोग्राफ है, ये सूडोग्राफ। तो सूडोग्राफ में एज के डायरेक्शन कैसी होती है, अनडायरेक्टेड होता है। और मल्टीपल एजेस अलाउडेड, यस। लूप अलाउडेड, यस। ठीक है। नाउ इसके बाद बात करते हैं डायरेक्टेड ग्राफ की। डायरेक्टेड ग्राफ या डाइग्राफ, अभी इसकी मैं एक अलग से भी डेफिनेशन लिखवा दूंगा। क्लियर है? लेकिन अभी तो डेफिनेशन वो अलग अलग वाली डेफिनेशन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डायरेक्टेड ग्राफ को समटाइम इज आल्सो कॉल्ड अ डाइग्राफ, डाइग्राफ भी बोलते हैं। यहाँ पे जो एज होता है, नाम से ही क्लियर है, डायरेक्टेड ग्राफ मतलब डायरेक्ट एज क्या होंगी, डायरेक्टेड होंगी। एज क्या होंगी, डायरेक्टेड। एज आपकी डायरेक्टेड होंगी। क्लियर है? मल्टीपल एज अलाउड, नो। मल्टीपल डायरेक्टेड ग्राफ में मल्टीपल एजेस अलाउड, नो। नाउ लूप अलाउड, यस, लूप अलाउड है। क्लियर है? तो देखिए कैसे बनाएंगे। ए बी, ठीक है, ए बी सी डी, और लूप भी अलाउ है, तो लूप में भी डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है, इसमें लूप अलाउ होता है। आप यहां भी लूप लगा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही लूप हो, एक से ज्यादा लूप हो सकते हैं। तो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या है, एज आपकी डायरेक्टेड है, मल्टीपल एजेस अलाउडेड, नो, मल्टीपल एजेस अलाउडेड नहीं है, लूप अलाउडेड, यस, और एक एग्जांपल आपका हो गया। क्लियर है? नाउ लास्ट में बात करेंगे डायरेक्टेड मल्टीग्राफ। डायरेक्टेड मल्टीग्राफ, ठीक है, डायरेक्टेड मल्टीग्राफ में एज क्या है, डायरेक्टेड है, मल्टीपल एजेस अलाउडेड, यस, यहां पे अलाउ है,
लूप अलाउडेड, यस, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टेड मल्टीग्राफ बनाने की कोशिश करूं, और इस पे ऊपर लूप भी डाल दो, इस पे भी डाल दो लूप, ठीक है, और ABCD लास्ट में आप नाम दे दीजिएगा, ABCD। तो ये दिस इज कॉल्ड अ मल्टीग्राफ, डायरेक्टेड मल्टीग्राफ। इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड मल्टीग्राफ। डायरेक्टेड मल्टीग्राफ में क्या अलाउडेड है? लूप भी अलाउडेड है और मल्टीपल एजेस भी अलाउड हैं। मल्टीपल एजेस ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड अ मल्टीपल एजेस। इसको मल्टीपल एजेस नहीं बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। कई बार एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है, अगर ये डायरेक्शन में ऐसे कर दूं तो ये अभी भी ये डायरेक्टेड ग्राफ है, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन अलग है, तो ये मल्टीपल एजेस नहीं है, ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉट अ मल्टीपल एजेस। मल्टीपल एजेस एक ही डायरेक्शन पे जाए, तो जैसे इसमें मल्टीपल एजेस है, ठीक है। अगर मैं इसमें ऐसे कुछ बना दूं, जैसे ये इधर आया तो ये इधर जाए, तो ये मल्टीपल एजेस नहीं है, वो तो साइकिल है। क्लियर? तो ये अलाउ है, यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्शन बना सकते हैं। मतलब इसकी डायरेक्शन कैसे? ए से बी भी है और बी से ए भी है, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है, ध्यान रखिएगा अभी भी। क्लियर है? तो मल्टीपल एजेस थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे थी ग्राफ की टर्मिनोलॉजी जो आपके सबसे ज़्यादा यूज आएंगी। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी और हैं जिनको हमें देखना जरूरी है, ठीक है। तो वो मैं आपको वन बाय वन करके बताता जाऊंगा, ठीक। सबसे पहले मुझे जितने ये 5 मैंने टर्मिनोलॉजी दी हैं, मैं इस पर एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, फिर उसके बाद मैं आगे की टर्मिनोलॉजी पे जाना चाहूँगा। टेक द एग्जाम्पल, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आपको ग्राफ बताना है कौन सा, ये जो दिए हुए हैं करीब 7 ग्राफ आपके सामने हैं, तो इनमें से कौन क्या है, ठीक। जो अपन ने पीछे मतलब अभी देखा है ना, अभी जो आपने टेबल बना के देखा था कि डाइग्राफ, सूडोग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड मल्टीग्राफ, ठीक है। एक टाइप का आपका ग्राफ और होता है, ये क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले मैं एक बात और बता दूं, एक ग्राफ और होता है जिसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्राफ, जो कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। मतलब जो 5 टर्मिनोलॉजी लिखे तो उसमें एक 6वीं टर्मिनोलॉजी है मिक्स्ड ग्राफ की, ठीक है। तो मिक्स्ड ग्राफ में क्या करते हैं? तो मिक्स्ड ग्राफ में जो एज होती है आपकी, उसमें डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों एज होती हैं। मतलब जहां पे एज वाला पार्ट है वहां पे आप क्या लिखेंगे? डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, मैं अभी रीजन देता हूं। तो बाकी लूप भी अलाउडेड होता है और मल्टीपल एजेस भी अलाउडेड होता है, किसमें? मिक्स्ड ग्राफ में। एक्चुअल मिक्स्ड ग्राफ में होता क्या है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क में 2 नोड होते हैं, तो 2 नोड में, ठीक है, इसमें लिंक बनती है। तो हो सकता है कि लिंक दोनों डायरेक्शन पे हो, तो अगर लिंक दोनों डायरेक्शन पे है तो अनडायरेक्टेड एज ही इस्तेमाल करिए। और हो सकता है कि एक ही डायरेक्शन पे कोई लिंक हो, तो ये मिक्स्ड ग्राफ कहलाता है। हो सकता है कि आप जैसे कोई FTP सर्वर है, तो FTP सिर्फ A और B के बीच में काम कर रहा है, और कोई एक मेल ट्रांसफर करने या कुछ और बोला जाए तो टेलनेट रिमोट लॉगिन करने वाला जो प्रोटोकॉल है वो दोनों डायरेक्शन में शेयर हो रहा है, A और B। तो इसी वजह से वहां पे अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड दोनों एज इस्तेमाल होती हैं। तो जब कभी ऐसा मिले तो आप उसको मिक्स्ड ग्राफ बोलेंगे, और मिक्स्ड ग्राफ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कंप्यूटर नेटवर्क में ही होता है, 2 नोडों के बीच में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि ये मॉडल पूरा का पूरा कहाँ कंप्यूटर नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। तो ये अभी अपने इतना खास नहीं है कि मिक्स्ड ग्राफ डालना उतना जरूरी है, लेकिन हाँ, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिक्स्ड ग्राफ पता होना चाहिए कि मिक्स्ड ग्राफ कहाँ यूज होता है। क्लियर है? नाउ अब इस जितने एग्जाम्पल दिए हैं, वीडियो पॉज करके पहले ये सभी को प्रॉपर बना लीजिए, और बनाने के बाद इसमें आपको आंसर देना है। पहले आप आंसर देंगे, फिर मैं आंसर दूंगा, ओके। नाउ तो सबसे पहला ग्राफ है, ना ही मल्टीपल एजेस है। पहली बात, एज किस टाइप की है? अनडायरेक्टेड है। एज अनडायरेक्टेड है और मल्टीपल एज भी नहीं है और लूप भी नहीं है, तो ये सिंपल ग्राफ हो गया। क्या हो गया? सिंपल ग्राफ, ठीक है। नाउ दूसरे की बात करते हैं। यहां पे लूप नहीं है पर मल्टीपल एजेस हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? मल्टीग्राफ। दिस इज अ मल्टीग्राफ। नाउ थर्ड, पैरेलल एजेस भी हैं और लूप भी है, तो क्या बोलेंगे? सूडोग्राफ, ठीक है। नाउ फोर्थ में क्या है? एक पेंडेंट वर्टेक्स है, इसको पेंडेंट वर्टेक्स भी बोलते हैं या आइसोलेटेड वर्टेक्स भी बोलते हैं। आइसोलेटेड वर्टेक्स, दिस इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे? इसमें भी वही सेम फंडा है, पैरेलल एजेस हैं लेकिन लूप नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा आपका? मल्टीग्राफ,
ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपके सारे सही होंगे। नाउ फिफ्थ में बात करते हैं। फिफ्थ क्या है आपका? पैरेलल एजेस नहीं है, लूप है, तो ये डायरेक्टेड ग्राफ है। डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, यहां क्या नहीं है, पैरेलल एजेस नहीं है बट लूप है, तो डायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन आप याद रखिएगा, जो आपको लिखवाया है प्रीवियस, उससे आप तुरंत बता पाएंगे। नाउ सिक्स्थ की बात करें तो पैरेलल एजेस भी है और लूप भी है, तो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्टेड मल्टीग्राफ। डायरेक्टेड मल्टीग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ को सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ भी बोलते हैं, इसका एक नाम और भी होता है सिंपल डायरेक्टेड ग्राफ, डायरेक्टेड मल्टीग्राफ। ये वाला एग्जांपल 6। और सेवेंथ की बात की जाए तो सेवेंथ में भी पैरेलल एजेस हैं और क्या है आपकी? लूप है, तो ये भी सेम डायरेक्टेड मल्टीग्राफ है। ये भी क्या है आपका? डायरेक्टेड मल्टीग्राफ। ठीक, तो ये आपका डायरेक्टेड मल्टीग्राफ हुआ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके ये सारे आंसर सही होंगे। अब इसके बाद कुछ डेफिनेशन है ग्राफ की, वो वन बाय वन अपन देखते हैं, तो थोड़ा समय से हटा दूं अब, और उसके बाद वन बाय वन मेरे साथ साथ आप पैच आएंगे आपके, मतलब डेफिनेशन अपने जैसे पैच आते हैं वैसे पैच आएंगे, और उसको मैं समझाता जाऊंगा वन बाय वन। ठीक है, तो मेरे साथ साथ उस वाले पूरे पार्ट को करते जाइएगा। वीडियो पॉज करके आप पहले डेफिनेशन लिखिएगा, हर ग्राफ के डेफिनेशन में मैं एग्जांपल दूंगा, जिससे आपको वो डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। क्लियर है? और अब यहां से पूरा यही पार्ट चलेगा काफी देर तक, जब थोड़ा सा ये बेसिक ग्राफ वाला टर्मिनोलॉजी है, जैसे ये कंप्लीट होती है तो इस पे फिर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो गेट के आए हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपकी ग्राफ थ्योरी खत्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कैसे क्या हुआ, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक बहुत आसान है, टफ नहीं है, और गेट पे इस पे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर आपको डेफिनेशन याद है तो। ठीक है, नाउ स्टार्ट फर्स्ट डेफिनेशन, नल ग्राफ। ओके, तो नल ग्राफ की डेफिनेशन देखिए, अ ग्राफ विथ नो एज इज कॉल्ड नल ग्राफ। अ ग्राफ विथ नो एज इज कॉल्ड एज नल ग्राफ। नल ग्राफ मतलब ये होता है कि एक भी एज नहीं होती है, दिस इज कॉल्ड अ नल ग्राफ। ए बी सी डी ई, दिस इज कॉल्ड अ नल ग्राफ। ओके, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज ट्रिवियल ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ, a null graph with only one vertex is called as trivial graph। इसी नल ग्राफ में से सिर्फ एक वर्टेक्स चुन लीजिए, जैसे कोई ए ले लीजिए, दिस इज कॉल्ड अ ट्रिवियल ग्राफ। ये आपको क्या कहलाएगा? ट्रिवियल ग्राफ कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? नल ग्राफ। नल ग्राफ में से कोई एक वर्टेक्स, सिंगल वर्टेक्स होता है ट्रिवियल ग्राफ में। गॉट इट? ओके, नाउ ये कुछ फिर से मैं जो अभी पढ़ाया था डेफिनेशन, वो एक बार फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूं। नेक्स्ट है नॉन डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ को नॉन डायरेक्टेड ग्राफ भी बोलते हैं, तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, ये हम पहले पढ़ चुके हैं सिंपल ग्राफ के रूप में, फिर भी आप देख लीजिए। अनडायरेक्टेड ग्राफ, ईच एज इज रिप्रेजेंटेड बाय सेट ऑफ टू वर्टेक्स vi एंड vj। vi, vj, ये सेट ऑफ टू वर्टेक्स के फॉर्म में इसको आप क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। एंड vi एंड vj, एन एज बिटवीन vi एंड vj, और एज किसके बीच में होती है? vi एंड vj के बीच में आपकी एज होती है, तो उसको आप अनडायरेक्टेड ग्राफ या नॉन डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, जस्ट पहले अपन इसको पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से मैं आपको लिखवा रहा हूं। नाउ नेक्स्ट है डायरेक्टेड ग्राफ या डाइग्राफ। डाइग्राफ, ठीक है, इन डायरेक्टेड ग्राफ ईच एज इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू वर्टाइसेस। ऑर्डर्ड पेयर रहता है यहां पे, vi, vj, एन एज फ्रॉम vi टू vj। यहां पे एज कहां पर रहती है? vi टू vj रहेगी या vj टू vi रहेगी, पेयर्ड वर्टाइसेस में। लेकिन अनडायरेक्टेड में अगर वहां सिर्फ इतना लिखा हुआ कि पेयर है vi और vj का, तो एज किसके बीच में रहेगी? सिर्फ, मतलब दोनों डायरेक्शन में रहेगी अनडायरेक्टेड में। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे डायरेक्टेड ग्राफ पहले भी देख चुके हैं, अभी भी फिर से देख लीजिए, दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ या डाइग्राफ भी बोलते हैं इसको। तो जैसे ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो यहां ए और बी के अगर पेयर के बारे में बात करेंगे तो आपकी डायरेक्शन क्या है? बी से ए की ओर है, यहां ए से डी की ओर है, यहां डी से बी की ओर है। क्लियर है? तो यहां डायरेक्शन रहेगी, तो वो डायरेक्टेड ग्राफ हो गया। नेक्स्ट डिफिनीशन इज अ कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ के बारे में देखिए, अ नॉन डायरेक्टेड ग्राफ जी इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर एग्जिस्ट देयर पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन जी। जैसे मान लीजिए आप एक कोई ग्राफ लेते हैं,
ये आपका ग्राफ है, गॉट इट। इसमें आप नामकरण इसमें कर दीजिए, रिनेमिंग ए बी सी एंड डी, ठीक, ई एफ जी। यहाँ एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस का मतलब ये है कि जितने भी वर्टाइसेस है किसी ना किसी एक पेयर में जुड़ा होना चाहिए, अगर नहीं जुड़ा होगा तो नॉट कनेक्टेड हो जाए, मतलब कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक। नॉन डायरेक्टेड ग्राफ ध्यान रखिएगा, नॉन डायरेक्टेड ग्राफ जी इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ देयर एग्जिस्ट देयर पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस, हर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में पाथ है, तो ये कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक। नाउ नोट देखेंगे, नोट का पॉइंट, अ ग्राफ which is not connected will have two or more connected component। अगर ग्राफ कनेक्टेड नहीं है तो क्या कर सकता है, दो या दो से ज्यादा कनेक्टेड कंपोनेंट बना सकता है। जैसे एक ये आपके सामने ग्राफ बन रहा है, देखिए, ठीक, और एक ये, तो आप ध्यान से देखिए इसके अंदर कितने कनेक्टेड कंपोनेंट है, 1 2 3 एंड 4, ये डॉट भी अलग है, ठीक, ये डॉट भी अलग ट्रीट करेंगे, तो ये आपका डिसकनेक्टेड ग्राफ कहलाएगा। ये जो बना हुआ है दिस इज अ डिसकनेक्टेड ग्राफ। डिसकनेक्टेड ग्राफ में एक से ज्यादा कनेक्टेड कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, मतलब एक या एक से ज्यादा ही कनेक्टेड कंपोनेंट आपको इस वाले पार्ट में मिले। नाउ टेक डेफिनेशन, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ठीक, v इक्वस टू डिग्री ऑफ v बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ, इसका मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट विद द वर्टेक्स v, मतलब कितनी नंबर ऑफ वर्टेक्स v पे लाई कर रही है, इसका मतलब ये होता है, ठीक। एक नोट का पॉइंट है वो भी देख लीजिए, इन नॉन डायरेक्टेड ग्राफ अ लूप एट अ वर्टेक्स इज कनेक्टेड इज काउंटेड, वर्टेक्स इज काउंटेड एज 2h, ठीक है, क्या इसको काउंट करेंगे फॉर 2h, मतलब अगर लूप लगा हुआ है तो लूप को क्या काउंट करना है, आपको 2 काउंट करना है, ठीक। तो एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि कैसे अनडायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री निकालेंगे, ठीक है। ए बी सी एंड डी, ठीक, तो डिग्री ऑफ सबसे पहले ए, देन डिग्री ऑफ बी, देन डिग्री ऑफ सी, देन डिग्री ऑफ डी। तो डिग्री ऑफ ए कितने निकल के आएगा, 2, डिग्री ऑफ बी कितनी निकल के आएगी, 3, 1 2 3, 3 वर्टेक्स इंसिडेंट, 3 एजेस इंसिडेंट हो रही है एक वर्टेक्स पे। नाउ सी के कितना निकल के आएगा, 2, और डी कितना निकल के आएगा, 1 2 3 और 5, लूप कितना काउंट होगा, 2, तो 5 आएगा, गॉट इट। तो ये अनडायरेक्टेड ग्राफ पे डिग्री निकालने का तरीका था। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे डायरेक्टेड ग्राफ पे कैसे डिग्री निकालना है, ठीक है। तो उसमें भी पहले हम डेफिनेशन देख लेंगे और एक नोट देख लेंगे, और उसके बाद आपके लिए फिर बहुत आसान हो जाएगा, फिर मेरे साथ मैं जो डायग्राम बनाऊंगा तो उसको कंफर्टेबली आप ही आंसर दे सकते हैं, ठीक। तो देखें इसमें 2 चीजें होती हैं, पहला होता है इन डिग्री, इन डिग्री मतलब किसमें, डायरेक्टेड ग्राफ में, इन डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ठीक है। और एक होता है आपका आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स, ठीक। तो इन डिग्री की जो डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं ऐसे प्लस से, ठीक। अगर इसको डेफिनेशन के तौर पे देखें तो नंबर ऑफ एज इंसिडेंट टू द वर्टेक्स v, नंबर ऑफ एज, ठीक, नंबर ऑफ एज इंसिडेंट टू द वर्टेक्स v, और ये भी बोल सकते हो नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस। सबसे बढ़िया तरीका तो ये है, नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस, नंबर ऑफ इनकमिंग एज, ठीक। नाउ आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स देखिए, आउट डिग्री ऑफ वर्टेक्स को डिग्री ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक। यहां पे डेफिनेशन है नंबर ऑफ एज
number of edge incident from vertex, number of edges incident from vertex V, और करके आप बता सकते हैं नंबर ऑफ आउटगोइंग एज, मतलब बाहर की तरफ निकल रहा हो। कहने का मतलब ये है कि एक ये वर्टेक्स है, अगर अंदर की तरफ कोई एरो आ रही है तो इन डिग्री में काउंट करना है, अगर बाहर की तरफ जा रही है तो आउट डिग्री में काउंट करना है। ठीक, अगर मान लीजिए लूप है इस वर्टेक्स में तो क्या करेंगे, तो लूप के लिए नोट देख लीजिए, दैट अ लूप एट अ वर्टेक्स कंट्रीब्यूट 1 to both। ठीक, 1 to both मतलब एक इन डिग्री में भी कंट्रीब्यूट होगा, 1 to both द इन डिग्री एंड द आउट डिग्री ऑफ दिस वर्टेक्स, मतलब एक इन डिग्री में काउंट करेंगे इस लूप को और एक आउट डिग्री में आप काउंट करिएगा। क्लियर है? नाउ एक एग्जांपल देखिए और उसमें इन डिग्री और आउट डिग्री निकाल के देखिए, तो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। क्लियर है? और हमें यहाँ पे डेफिनेशन से कहीं ज्यादा निकालने आना चाहिए, मतलब आपको अगर निकालते बनता है तो ये डेफिनेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब इसको अगर आप भूल भी जाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अक्सर मैं भी इसमें सिर्फ एक ही चीज याद करके रखा हूं कि वर्टेक्स के अंदर की तरफ आएगा तो इन डिग्री में काउंट करना है, बाहर की तरफ जाएगा तो आउट डिग्री में काउंट करना है, लूप होगा तो एक इन डिग्री में जोड़ना है, एक आउट डिग्री में जोड़ना है। ठीक, तो ए, ये मैं वर्टाइसिस ले रहा हूं, पहले तो बना लेते हैं तबीयत से, थोड़ा सा बनने के बाद ही आपको सही से क्लियरिटी आएगी। ठीक, तो मेरे साथ साथ आप जैसे ही ग्राफ बन जाता है तो इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, पूरा ग्राफ जैसे ही बन जाए तो आप इसको सॉल्व करें। क्लियर है? मेरे साथ ही आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? नाउ ए बी सी डी, ए बी सी डी डी ई एफ, यहां नाम वर्टेक्स मैटर नहीं करते हैं, बस इसलिए दे दिया गया कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स सबकी एक जैसी है। क्लियर है? तो नाउ डिग्री ऑफ इन डिग्री की सबसे पहले बात करें। ठीक है, किसकी बात करिए? इन डिग्री की, और उसके बाद आउट डिग्री की बात करिए। तो आप लोग निकालना शुरू कर दीजिए वीडियो पॉज करके, मेरे साथ साथ इसको मत निकालिए, पॉज करिए और निकालिए, क्योंकि मैं बस जस्ट आंसर ही देने वाला हूं। ठीक है, नाउ तो ए की डिग्री की बात करें। ए में इनकमिंग एज कितनी आ रही है? 1, बस एक ये आ रही है और एक लूप वाला काउंट करेंगे तो इनकमिंग एज कितना हो गया? 2। बी के बारे में देखिए, बी में कितनी इनकमिंग एज आ रही है? 1, 2। ठीक, सी के बारे में देखिए, इनकमिंग एज कितनी आ रही है? 1, 2। ठीक, डी में देखिए कितनी इनकमिंग एज आ रही है? 1, 2। नाउ ई में देखिए इनकमिंग एज कितनी है? 1, 2 और एक ये 3। ठीक है, देखते जाइएगा। नाउ एफ में देखिए इनकमिंग एज कितनी है? 0। अब अगर आउट डिग्री की बात करें तो आउट डिग्री को डिनोट करेंगे ऐसे। ठीक, तो आप आउट डिग्री भी निकाल के रख लीजिए। बस आउट डिग्री में बाहर की तरफ जाने वाले को काउंट करना है। क्लियर है? तो मेरे साथ साथ आप इसको बाहर की तरफ जाने के लिए काउंट करना शुरू करिए। तो अगर मैं ए पे बात करूं तो कितनी बाहर जा रही है? 1, 2 और 3, और एक लूप वाला कंटेन करेंगे तो टोटल 4। नाउ अगर बी की बात करें कितनी बाहर जा रही है? 1। ठीक, सी की बात करिए तो सी से कितनी बाहर जा रही है? सिर्फ 1। डी की बात करिए तो डी से कितनी बाहर जा रही है? 1, 2। एंड ई से कितनी बाहर जा रही है? 1, 2, 2, और इस लूप को काउंट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। और एफ से कितना है आपका? 0। क्लियर है? तो ये कहानी थी इन डिग्री और आउट डिग्री की, किसमें? डायरेक्टेड ग्राफ में।
मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसमें एक एग्जांपल से ज़्यादा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इसमें एक बार क्लियर हो गया तो कहानी खत्म। नाउ जो नेक्स्ट डेफिनेशन है डिग्री सीक्वेंस ऑफ ग्राफ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस पे गेट पे जब सिंपल ग्राफ निकालने के लिए आता है तो बहुत यूज होता है डिग्री सीक्वेंस ऑफ ग्राफ। तो इसको कैसे देखेंगे वो भी आप देख लेते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, डिग्री सीक्वेंस ऑफ ग्राफ, इफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस इन द ग्राफ आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, देन द सीक्वेंस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड डिग्री सीक्वेंस ऑफ जी। चलिए एक ग्राफ लीजिए, यहां पे डिग्री सीक्वेंस ग्राफ ऑब्टेन करते हैं। ठीक, ये ग्राफ है आपका, क्लियर है। यहां ये मैटर नहीं करता, क्या मैटर नहीं करता, यहां ये मैटर नहीं करता है कि वर्टेक्स के नाम दीजिए, वर्टेक्स के नाम देना जरूरी नहीं है। यहां डिग्री सीक्वेंस, तो डिग्री सीक्वेंस या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाइए, चाहे तो पहले आप वर्टेक्स लिख भी लीजिए, ए बी सी डी ई लिखना है तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ डिग्री सीक्वेंस ऑफ ग्राफ या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले सबकी डिग्री निकाल लीजिए। तो इसकी डिग्री कितनी है 4, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 1 2 3 4, इसकी डिग्री कितनी है 2, इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री कितनी है 1। तो अब इसको अरेंज करिए या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले 4 3 2, अब 2 बार 2 है तो एक ही बार 2 रखना है सेट में, मतलब जैसे ये 2 2 आपने लिख भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे 2 2 2, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 के 3 वर्टेक्स हैं तो 4 4 4, तो डिग्री सीक्वेंस आपको ऐसे जमाना है। मान लीजिए अगर कोई एक वर्टेक्स इधर भी दिया है, एक 0 डिग्री का है, तो यहां पे क्या रहेगा, ये 0, ठीक, तो 0 डिग्री भी आप दिखा सकते हैं, क्लियर है। तो 0 डिग्री का भी वर्टेक्स, तो अगर मान लीजिए 0 डिग्री के मोर देन है तो कई जितने भी होंगे 0 डिग्री के, वो आप उनको 0 डिग्री को भी ऐड करते जाओगे। या इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करें तो 0 1 2 2 3 4। तो मैक्सिमम टाइम आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही जमाना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे बहुत ही रेयरली, कहीं भी मुझे नहीं लगता कि ग्राफ में कहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर पे जमाने के लिए आता है। तो डिग्री सीक्वेंस ऑफ ग्राफ का मतलब ये है कि सबसे पहले आप डिग्री निकाल लीजिए, ठीक है, और उसके बाद उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दीजिए, क्लियर है। तो एक से ज्यादा, जैसे मान लीजिए कहीं सबकी 4 4 4 है तो 4 4 4 भी लिख दीजिए, जो सीक्वेंस आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो बराबर में रहेगा, और मतलब अगर छोटी वैल्यू आ रही है तो इसी क्रम में रखा जा सकता है, ठीक। तो यहां तक मुझे पूरी तरह से क्लियर हो, मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि आपको डिग्री सीक्वेंस आने लग गया है। डिग्री सीक्वेंस आना जरूरी है। जिस वर्टेक्स की डिग्री ध्यान रखिए 0 होती है, उसको आप आइसोलेटेड वर्टेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स। और जिसकी डिग्री 1 होती है, जैसे इसकी डिग्री 1 है तो इसको पेंडेंट वर्टेक्स भी बोलते हैं। अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री 0 है तो उसको आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं, अगर किसी वर्टेक्स की डिग्री 1 है उसको पेंडेंट वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंडेंट वर्टेक्स, ठीक है। और यहाँ पे 2 टर्म में डिनोट बताने जा रहा हूं, वो है मिनिमम डिग्री ऑफ ग्राफ एंड मैक्सिमम डिग्री ऑफ ग्राफ। मतलब मिनिमम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस को बोलते हैं कि इसकी मिनिमम डिग्री कितनी है इस ग्राफ की और मैक्सिमम डिग्री कितनी है, तो उसको डिनोट करते हैं डेल्टा जी से, ठीक है, डेल्टा जी से। इसका डिग्री सीक्वेंस मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे 4 3 2 2 1 0, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं एंड नाउ अब बात करते हैं डेल्टा जी। अगर कभी ऐसा लिखे डेल्टा जी तो इसको बोलते हैं, इसका जो है मिनिमम ऑफ डिग्री, मिनिमम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस इन जी, ठीक है। तो अपने वाले इस क्वेश्चन में डेल्टा जी कितना है, 0। ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, मिनिमम डिग्री और मैक्सिमम डिग्री, ध्यान रखिएगा। नाउ मैक्सिमम डिग्री डेल्टा जी इस वाले बड़े वाले कैपिटल डेल्टा जी से करते हैं, तो इसमें मैक्सिमम ऑफ द डिग्री, ठीक, मैक्सिमम ऑफ द डिग्री of all vertices in G, of
ऑल वर्टाइसेस इन जी। तो हमारे वाले इस क्वेश्चन में मैक्सिमम डिग्री कितनी है 4। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इनमें से ये 4 मैक्सिमम डिग्री ऑफ वर्टाइसेस हो गया। क्लियर है, क्या हो गया मैक्सिमम डिग्री ऑफ वर्टाइसेस, और इसको क्या बोल सकते हैं 0 को मिनिमम डिग्री ऑफ वर्टाइसेस। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा, बहुत छोटी सी डेफिनेशन थी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, एडजेसेंसी ऑफ वर्टेक्स। क्या देखेंगे, एडजेसेंसी ऑफ वर्टेक्स। एडजेसेंसी का मतलब होता है पड़ोसी। ठीक है, एडजेसेंसी ऑफ वर्टेक्स। तो देखें, इन द ग्राफ 2 वर्टेक्स इज सेड टू बी एडजेसेंट ब्रैकेट में नेवर इफ देयर इज एज बिटवीन 2 वर्टाइसेस। जैसे इस मतलब कौन कौन से इस वर्टेक्स के नेवर है, ये वाला है, ये है, ये है, मतलब बी के कौन कौन से हैं, सभी हैं, बी के सभी नेवर है, ई बी है, मतलब डायरेक्ट एज होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट एज है वर्टाइसेस के बीच में तो एडजेसेंट है, नेवर है, पड़ोसी है। क्लियर। नाउ एडजेसेंसी ऑफ एज देखेंगे, इफ 2 एज हैव अ कॉमन वर्टेक्स इज कॉल्ड एट एडजेसेंसी एज। जैसे मान लीजिए इस वाले वर्टेक्स की बात, तो इसकी कॉमन एज कितनी है 1 2 3 4, तो ये सब एडजेसेंसी ऑफ एज है। एडजेसेंसी ऑफ एज का मतलब होता है कि सारी एजेस अगर एक ही पॉइंट पे लाई करें, एक ही वर्टेक्स पे लाई करें, तो सारी एजेस क्या होती हैं, एडजेसेंसी ऑफ एज होती हैं। ठीक है, मतलब पड़ोसी होती हैं एज में। नाउ इसके बाद की जो कहानी शुरू होगी वो सिंपल ग्राफ की कहानी शुरू होगी, और सिंपल ग्राफ पे हम नोट, प्रॉपर्टी, ये सब चीजें देखेंगे, और उसको 1 बाय 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पे हम क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अब जो यहां से सिंपल ग्राफ लेके चलेंगे वो थोड़ा सा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी तक तो हमने बेसिक डेफिनेशन देखी है, लेकिन अब पूरी की पूरी डेफिनेशन आपकी शिफ्ट होगी सिंपल ग्राफ पे। ठीक है।